नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पानीपत की पहली जंग यदि मुगल वंश की स्थापना के लिए जानी जाती है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई मुगलों द्वारा कोई सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए। दूसरी लड़ाई का महत्व इसलिए भी है, इसी जंग से भारत के राजनीतिक इतिहास में अकबर का उदय होता है। उस समय अकबर केवल 12 साल के थे। उनके संरक्षक बैरम खान के नेतृत्व में ही मुगल फिर से दिल्ली आगरा पर अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब होते हैं और हिंदुस्तान का इतिहास फिर एक नया रुख लेता है। आज सच का सामना में हम देखेंगे कि कैसे हुमायूं की अचानक मौत के बाद आदिल शाह सूरी के सेनापति और प्रधानमंत्री हेमचंद्र दिल्ली का शासक बना और फिर शक्तिशाली सेना होने के बावजूद उसे अकबर की सेना ने पराजित कर दिया। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पानीपत की दूसरी लड़ाई जी। 1540 में मुगल सत्ता खो चुके थे। हुमायूं को यहाँ से भगा दिया गया था। बाद में फिर 1555 में आते हैं हुमायूं, लेकिन फिर उन्हें उनकी अचानक मृत्यु होती है और फिर एक नया खेल शुरू होता है। पानीपत की लड़ाई की भूमिका बनती है। आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में हमने देखा कि बाबर ने किस प्रकार से वहाँ विजय प्राप्त की और एक प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पर उसमें कमजोरी ये थी कि पूरा वो साम्राज्य फैला नहीं था और हुमायूं के आने के बाद जब लड़ाई हुई और उनकी सत्ता को शेरशाह सूरी वंश की स्थापना उन्होंने की। अब जैसे आपने बताया कि हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह जो थे, आदिल शाह वैसे वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे, पर वैसे भी हमने देखा है राजाओं के उत्तराधिकारी कोई उनका बेटा ही होना चाहिए। ये एक दूसरे की हत्या करके वो सत्ता पर आ जाते थे और यही बात आदिल शाह सूरी के बारे में भी थी। अब आदिल शाह सूरी के बारे में सबसे मजेदार बात मुझे ये लगती है कि उनका जो हेमचंद्र था, हेमचंद्र उनके दरबार में जो काम करता था, जैसे आपने कहा, वो प्रधानमंत्री भी था और सेना प्रमुख भी, क्योंकि आदिल शाह को राजपाट में उस प्रकार का कोई रुचि नहीं थी, राज चलाने में रुचि नहीं थी। वो अपनी अय्याशी का जीवन जीते थे और पूरा हेमचंद्र सूरी के पास ऊपर ही सब छोड़ दिया गया था। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद एक तरफ तो बाबर, ये अकबर जैसे आपने कहा 12 साल का था और बैरम खान के संरक्षण में उसने अपना काम चालू किया। दूसरी तरफ से क्या हुआ कि जो ये हेमचंद्र था, उनकी मृत्यु के बाद उसने देखा कि अच्छा मौका है कि मैं दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लूं और फिर से अपने राज्य को स्थापित करूं। तो वैसे भी हेमचंद्र ने अपना नाम विक्रमादित्य रखा था, खुद का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक भी किया था और वो उस समय बंगाल में था। अपनी सेना लेकर वो चला दिल्ली के इधर पानीपत के मैदान की तरफ। अब हुआ क्या, इसी बीच अकबर भी इस बारे में जो सावधान था, अकबर ने अपने एक जनरल को भेजा और उस जनरल ने हेमू की सेना की जो आर्टिलरी थी, जो उनका फायर पावर था, उसको जाते हुए देखा, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और उसमें जो उनका गार्ड था, उनकी चौकीदारी जो थी वो मजबूत नहीं थी। तो सेनापति ने इनकी पूरी फायर पावर आर्टिलरी का कब्जा कर लिया। तो हेमू इससे एक प्रकार से थोड़ा सा पंगु हो गया। फिर जो अकबर आए और बैरम खान आए, वो डायरेक्टली युद्ध में शामिल नहीं थे। वो युद्ध के मैदान से 7-8 मील दूर पीछे खड़े थे और इधर उनका सेनापति लड़ रहा था। अब एक तरफ ये मुगल फौज थी और दूसरी तरफ ये जो हेमू की सेना थी, प्रोफेसर पुनियानी, ये तो अभी जंग शुरू होने के पहले का नजारा है, लेकिन उसके पहले हेमचंद्र या हेमू दिल्ली पर काबिज हो जाता है, अपना राज्याभिषेक करता है और महाराज घोषित कर देता है, बादशाह घोषित कर देता है। ये हो जाता है। तो कुछ समय तक
हेमचंद्र की सत्ता दिल्ली पर रहती है और जो हुमायूं का नुमाइंदा था वो छोड़कर भाग जाता है। इसके जी बाद फिर अकबर और बैरम खान वापस सत्ता हाथ आने के लिए वापस पाने के लिए कूच करते जी हैं दिल्ली की तरफ। जी जी जी, तो वो अकबर और अकबर का लक ये था, उसकी यानी किस्मत अच्छी थी, तो उसका जो सेनापति था, उसने हेमू की सेना को आर्टिलरी ले जाते हुए देखा और उस पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जब सेना पहुंचती है, हेमू की सेना पहुंचती है और उधर से मुगल सेना जो रहती है, उसमें फिर से मुझे वही मजेदार बात लगती है कि शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकार में एक तो आ गया हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये पहली बात। तो उसका पूर्वज जो निकला वो शेरशाह सूरी निकला। तो धर्म का जो मामला हमारे यहाँ हर समय दिखता है, वो पहले मैं उस पे रेखांकित करना चाहता हूँ। और हेमू की सेना में बहुत अफ़गान बहुत थे और वो काफ़ी वैसे तो हेमू सेना के क्राफ्ट में, सेना के ये लड़ाई के तरीकों में बहुत पारंगत था। और उसकी सेना में जो लोग थे, उसके साथ 50 हाथी, 30,000 सैनिक, ये काफ़ी बड़ी सेना थी। और भले ही इसके पास फायर पावर नहीं था, पर ये अपनी तरफ से एक कुशल नेतृत्व के साथ ये सेना आगे चल रही। अब उधर से मुगल सेनापति ने भी एक योजना बनाई, उसके तहत उसने मध्य में एक चीज़ रखी, दाएँ तरफ दूसरा रखा, बाएँ तरफ तीसरा रखा, ये चल रही थी और हेमू इनकी सेना को हराते हुए आगे चल रहा था। और हुआ क्या, हेमू जो था, जैसे मैंने कहा 500 हाथी इनके पास थे, हेमू खुद और ये हाथी काफ़ी प्रोटेक्टेड थे मेटल कवर से, यानी जो पीतल वगैरह के इससे कवर्ड थे। तो हेमू एक हाथी पर बैठकर पूरा सुपरवाइज कर रहा था, पूरा निर्देशन कर रहा था और हुआ ये कि दुर्भाग्यवश, हेमू के लिए दुर्भाग्यवश, एक तीर आकर उसकी आँख के पास लगा और इस तीर के कारण वो घायल हो गया, हाथी से गिर गया और बाद में कहते हैं इसी के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके कारण जब हेमू वहाँ से गिरा और उसको घायल हो गया या बाद में मृत्यु हो गई, तो उसकी सेना का मनोबल टूट गया और वो मनोबल टूटने के कारण मुगल फौज आगे आकर ने इनको पूरी तौर से हराकर वहाँ कब्जा कर लिया। पर इसमें वही बात हमको देखने को मिलती है कि ये इसमें जो हेमू की सेना का की डिफीट थी, उसका कारण हेमू की ये बात नहीं थी कि भाई नहीं उसके पास फायर पावर नहीं है, पर युद्ध कौशल में वो काफ़ी आगे था। उसके बावजूद वो सेना हार गई। तो अकबर को फिर ऐसा भी इसमें किंवदंतियाँ हैं, 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक तो बैरम खान अकबर को कहता है कि तुम इसका गला काटो हेमू का। तो अकबर कहता है ये तो ऑलरेडी मर चुका है, एक मरे हुए व्यक्ति का गला मैं नहीं काटूँगा। फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि उसने बदल के, उसका वर्णन ऐसा आता है कि अकबर ने उसका गला काटा और उसके बाद उसको गाज़ी, गाज़ी यानी जो मुसलमान विरोधियों से लड़ने में पारंगत है, उसने स्वतः को वो घोषित किया। और बाद में फिर बाद का तो इतिहास सब जानते हैं, कैसे अकबर ने अपनी एक प्रकार से चालाकी से और सूझबूझ से अपने राज्य को बढ़ाने में जो काम किया, उसमें अकबर की नीतियाँ बहुत कामयाब रहीं। तो ख़ैर, जी ये दूसरे का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो बाबर ने प्रक्रिया शुरुआत की थी, बाबर ने जो प्रक्रिया शुरुआत की थी, मुगल वंश को यहाँ स्थापित करने की, वो पानीपत की दूसरी लड़ाई के साथ मुगल वंश की सत्ता एक प्रकार से पूरी तौर से स्थायी रूप से मजबूत हो गई। तो ये उसका महत्व है। और दूसरा, जैसा मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ जानबूझकर, कि सेनाओं में जैसे हेमू है, अब वो तो हिंदू है, पर वो आदिल आदिल सूरी का सबसे राइट एंड लेफ्ट हैंड बोथ है, दायां-बायां दोनों हाथ है। और ये जो सत्ता का समीकरण है, ये सत्ता का समीकरण में मुख्य रूप से जो लड़ाई हुई, तो एक तरफ तो देखा जाए तो फौरी तौर पर एक तरफ मुगल सेना है, दूसरी तरफ आदिल शाह के नाम पर हेमू की सेना है। तो ये एक दूसरा इसका एक बहुत रोचक पहलू है, जो हमें, अगर हम उसको देखें, तो हम इतिहास को देखने का अपना नज़रिया भी एक प्रकार से बदल सकते हैं, जो अभी तक केवल यही रहा,
हिंदू मुसलमान के आधार पे। जी, अगर इस एंगल से देखें तो ये भी देखना चाहिए कि हुमायूं को खदेड़ने वाला भी एक मुस्लिम शासक था, शेर शाह सूरी, और जी, जी, हुमायूं ने दोबारा जिसको पराजित किया वो भी मुस्लिम शासक था। करेक्ट। दोनों बार ये लड़ाई इस मतलब सत्ता की लड़ाई थी, ये तो स्पष्ट है। इसमें हिंदू जी, मुसलमान का कुछ संबंध संपर्क नहीं है, ये उस तरह की लड़ाई थी ही नहीं। और मौका मिला बिल्कुल, हेमू को या हेमचंद्र को, दिखा कि दिल्ली में शून्य है। हुमायूं की मृत्यु हो गई जनवरी में, और उसके बाद करेक्ट। वहां पर एक शून्य पैदा हुआ। वहां पर मुगल का एक प्रतिनिधि जो भी था वो कमजोर रहा होगा, और इधर से और हेमू ने 22 लड़ाइयां जीतते हुए दिल्ली पर पहुंचा। जी, मतलब जी, उसने काफी लड़ाइयां लड़ी, अपनी बहादुरी और अपनी जो रणनीति का की में कुशलता थी उसको साबित करते हुए पहुंचा। लेकिन आपने जैसा कि उसकी सेना की बनावट बताई कि अफगानों की सेना, उसके बड़ा हिस्सा अफगानों की सेना का था, अफगानियों बिल्कुल। की सेना का। तो ये तो है। मैं इसमें एक चीज और देखना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि 15 साल दिल्ली में मुगलों का शासन नहीं था। जी, एक तरह से वो बाहर हो गए थे, और दोबारा जब लौटे अकबर, तो एक नया नया साम्राज्य खड़ा होता है। अकबर का मुगल जी, पीरियड भी इसमें बाधित होता है। ये जी, शेर शाह सूरी का जो पीरियड था वो जी। कैसे मुगल शासन को अलग कर दिया उसने उस तरह से, और शेर शाह सूरी भी काफी नामी बादशाह साबित हुआ। देखिए, शेरशाह सूरी जैसे कम से कम वो उसको उनको इसके लिए याद रखा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जो इतना लंबा रास्ता है भारत के इसमें व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए, वो उसकी उन्होंने शुरुआत की। तो उन्होंने शेरशाह सूरी भी अपने आप में एक वंश निकला। और मैं आपको ये याद दिला दूँ कि ये शेरशाह सूरी के जो वंशज थे बाद में, वो भी सत्ता में इधर-उधर रहे। जैसे हकीम खान सूर का नाम हम लेते हैं, जो राजा मान सिंह की सेना में थे, तो ये एक और समीकरण उसमें आ जाता है। तो सूरी वंश भी चला, पर थोड़े दिन के लिए चला, क्योंकि उसमें हुआ ये कि उनके जो उत्तराधिकार के पैटर्न थे, उस समय कोई फिक्स रूल था नहीं कि केवल बड़ा भाई राजा बनेगा या ये राजा बनेगा। तो उसमें जो संघर्ष हुए, उसमें सूरी वंश का सत्यानाश कर दिया। और हेमचंद्र के बारे में आप जो कहा, विक्रमादित्य, वो एक बहुत कुशल योद्धा था। और ये देखिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसका पूरा जो आर्मामेंट्स थे, हथियार थे, फायर पावर वाले हथियार उसके पास थे ही नहीं। उसके बगैर उसको लड़ना पड़ा, और उसके बावजूद वो युद्ध जीतने के करीब था। अपनी जो उसकी अफ़गान सेना थी और उसकी मदद से युद्ध जीतने के करीब था। ये केवल उसके युद्ध कौशल के कारण था। अब ये तो एक चांस की बात है कि भई एक तीर आके सीधा उसके चेहरे पे लगा, मुँह पे लगा, कई लोग कहते हैं सीधा आँख पे लगा, तो उसके कारण फिर उसकी पूरी हार हुई। और वैसे मुगल वंश की कंटिन्यूटी में ये एक 14 साल का ब्रेक आया, और शेर शाह सूरी ने उस दौरान जो राज्य स्थापित किया, उसकी अपनी खासियत रही होगी, जो मुगल वंश से थोड़ी अलग है। ये भी गौर करने वाली बात है क्या कि हेमू अगर हिंदू शासक के तौर पर लड़ा होता तो बहुत सारे हुँ, हिंदू राजाओं को उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन हेमू ने न किसी का साथ लिया या न किसी ने उनका साथ दिया कि अब मुगल सत्ता फिर से आ रही, इसे रोकना है, ऐसा कोई संकेत, कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। देखिए, इतिहास में ऐसा था भी नहीं। जो भी राजा थे, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की योजना के लिए ही अलायंसेस जुड़ना और बिछड़ना उनका जो था, किसी राजा के साथ मिलने का क्या है, उससे दूर जाने का कारण क्या है, वो उनकी खुद की सत्ता का समीकरण रहता था। इसलिए हेमू भले ही हिंदू था और उसकी फ़ौज में अफ़गान भी थे, तो क्योंकि वो हिंदू था इसलिए बाकी हिंदू राजा उससे मिलेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में। सभी राजाओं ने अपने खुद के समीकरण बनाए, और उनकी सत्ता कहाँ से ज़्यादा स्टेबल होगी, कहाँ उनके राज्य का विस्तार होगा, उसी के आधार पे उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई।
उसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ये जो अब यहाँ से अकबर का काल शुरू होता है, जी, इस पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतने के बाद, ये जी। किस तरह का संकेत देता है? क्या इससे कोई संकेत मिला उस समय के जो राजा महाराजा थे कि अब दिल्ली में मुगल सत्ता फिर से आ गई है, ये स्थायी होगी, ये लंबी चलेगी? क्या इस तरह के संकेत मिले थे, या जिस तरह से बाबर हुमायूं के समय डावाडोल था, उसी तरह से इसको भी लिया गया होगा? नहीं देखिए, क्योंकि बाबर और हुमायूं के बाद वास्तव देखा जाए तो हेमचंद्र का भी हेमू का भी काफ़ी एक रेपुटेशन एक प्रकार से था। और जब उसने क्योंकि वो जब हुमायूं की मृत्यु हुई, वो कलकत्ता में था। कलकत्ता से इधर जब वो आया, तो रास्ते के राजा उससे डरे हुए थे कि भई ये एक बड़ा राजा है और हमको इससे या तो संधि करनी पड़ेगी या इससे भागना पड़ेगा। तो ऐसी एक घटना दिल्ली के पास भी एक राजा के साथ हुई। अब मुगल भी जब बाद में सत्ता में आए, तो एक तो उनका रेपुटेशन इस बात को हो गया कि उन्होंने हेमू की बड़ी फ़ौज को हराया, एक ये बात हो गई। और कि भई जो पहले से एक सातत्य आ रहा था, कंटिन्यूटी आ रही थी बाबर के समय से, उसने भी इसको मज़बूत किया। तो मेरे ख़्याल से इसका पानीपत की दूसरी लड़ाई का ये भी महत्व था कि इसने मुगलों को एक प्रकार से प्रतिष्ठा दी। और बाद में यहाँ के राजाओं ने, जैसे राजस्थान के ज़्यादातर राजा महाराणा प्रताप को छोड़कर, ज़्यादातर राजा तो फिर अकबर के प्रशासन में शामिल हो गए। और भारत के भी दूसरे जगहों में भी उसने कई जगह लड़ाइयाँ की, कई जगह लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो लोग राजा जब उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो ये प्रतिष्ठा देखकर ही जुड़ते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, हम इसको हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। उसके आधार पर ही राजा लोग अपनी नीतियाँ बनाते हैं। और उसमें अकबर को बहुत एक एडवांटेज मिला, उसको एक बहुत बहुत फ़ायदा हुआ इस बात का। और ज़्यादा लड़ाइयों के बगैर ही वो मुगल वंश को काफ़ी विस्तार दे सका। तो कुल मिलाकर पानीपत की लड़ाई का आप महत्व इस तरह से देखते हैं कि फिर से मुगल वंश की स्थापना होती है, फिर से सत्ता उसके हाथ में आती है, और इस बार ज़्यादा ताकतवर तरीके से आती है, क्योंकि वो हेमू को हराकर आए हैं, जो कि एक जी, बड़ा लड़ैया था, बड़ा योद्धा जी, था, और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। तो ये एक तरह से एक मुहर लग जाती है कि अकबर का शासन लंबा चलेगा, उसके साथ जी, अलाइनमेंट होता है, और वो भविष्य के लिए एक स्थायित्व के तौर पर दिल्ली में मुगल वंश के काम आता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हेमू का रेपुटेशन बहुत था, उसने 22 लड़ाइयाँ जीती थी। और इसलिए वो जब रास्ते में आ रहा था, तो कई राजा उसके साथ हो गए, कई राजा उससे डर के भाग गए। और तो ये एक अकबर के लिए, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, बैज ऑफ ऑनर, यानी एक उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था कि उसने हेमू जैसे राजा की सेना को 12-13 साल की उम्र पे हराकर वो सत्ता पर आया है। बैरम खान भी था खैर उसके साथ, पर 1-2 साल के बाद अकबर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, छोटी उम्र के बावजूद। और इससे उसकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी, वो मुगल वंश को गहरी जड़ें देने में उत्तर भारत में खास तौर पे काफ़ी कामयाब रही। हालाँकि ये जीत तुक्के में हासिल हुई, जैसा आपने बताया। अगर जी, तीर जी, उसकी बिल्कुल, आँख में न लगा होता हेमचंद्र की, तो करेक्ट। इतिहास कहीं और मुड़ गया होता, किसी और दिशा में चला गया होता। या क्या पता अकबर फिर और तैयारी के साथ आता, और तैयारी वो लड़ाई तो लड़ता। ख़ैर जी, वो तो ख़ैर उसका अंदाज़ा लगाना तो आजकल मुश्किल, अभी इस समय मुश्किल है, क्योंकि उस समय समीकरण बहुत सारे थे और उन समीकरणों में क्या सफल होता, क्या नहीं, आज कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। धन्य